आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेरेब्रल पाल्सी, जो कि न्यूरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो पीडियाट्रिक्स के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए। तो अब इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी डिजीज़ होती क्या है। सेरेब्रल पाल्सी डिजीज़ का आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, जिसे हम सीपी के भी नाम से जानते हैं। ये एक डिज़ीज़ है जो कि बच्चों के अंदर देखी जाती है। जो 5 ईयर्स से कम के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये जो डिज़ीज़ होती है वो डेवलप होती है। अब ये डिज़ीज़ क्या है, कैसे डेवलप होती है, क्या इसका साइन सिम्टम्स, क्या इसका ट्रीटमेंट है, हम इस लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन कुछ पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ सीपी, लाइक व्हाट इज़ सेरेब्रल पाल्सी। Cerebral palsy is a static, non-progressive disorder of posture and movement resulting from defect or lesion of the developing brain. सेरेब्रल पाल्सी, जिसे हम सीपी के भी नाम से जानते हैं, ये एक तरह का डिजीज़ है जो कि स्टैटिक है। मींस स्टैटिक का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे रुके रहना, ना कि बढ़ना। दूसरा एक तरह का नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो कि समय के साथ बढ़ते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को सीपी हो रखा है तो अगर उसका ब्रेन 10% डैमेज है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10% बढ़ के 20% हो जाएगा, या तो 20% बढ़ के 30% हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन होती तो ये डिज़ीज़ जो होती है वो प्रोग्रेसिव होती, बट ये डिज़ीज़ ऐसी कंडीशन में नहीं आती है। ये एक तरह का नॉन प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, जिसमें अगर किसी बच्चे को सीपी हो रखा है तो अगर उसका ब्रेन 10% डैमेज है तो वो 10% ही डैमेज रहेगा, ना कि बढ़ के 20% हो जाएगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि ये एक तरह का स्टैटिक और नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। किस चीज़ का है? फॉर पॉस्चर एंड मूवमेंट। जो बच्चों के जो पॉस्चर होते हैं और जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है इस डिजीज़ की वजह से, ड्यू टू डिफेक्ट और लीजन ऑफ द डेवलपिंग ब्रेन। जो बच्चे का ब्रेन होता है वो डेवलपिंग ब्रेन होता है, जो हमारा अडल्ट का ब्रेन होता है वो डेवलप्ड ब्रेन होता है। तो जो बच्चे का जो डेवलपिंग ब्रेन है, जो कि डेवलप कर रहा है, उसमें अगर किसी कारणवश चोट लग जाती है तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो डेवलप होती है। सीपी इज़ द मोस्ट कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड। ये एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जो कि मोटर डिसेबिलिटी के अंडर आता है, और ये बहुत ही कॉमन है, जो कि आजकल बच्चों में बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये एक कॉमन डिजीज़ है। अपार्ट फ्रॉम मोटर डिसेबिलिटी, मतलब मोटर डिसेबिलिटी में जो मूवमेंट आते हैं, जो पॉस्चर आते हैं, उसमें दिक्कत दिखाई देती है। इसके अलावा क्या और कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? Apart from motor disability, there may be problems associated with cognition, seizures, vision, speech, swallowing and orthopedic disorder. मतलब मोटर डिसेबिलिटी के अलावा भी ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं उस बच्चे में, जैसे कॉग्निशन एंड बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, सीजर्स आते हैं, विज़न मतलब जो विज़न होता है आइज़ में, स्पीच में बोलने में, स्वालोइंग निगलने में, और ऑर्थोपेडिक कुछ ऐसी डिसेबिलिटी देखने को मिलती है जो कि सीपी की वजह से डेवलप होती है। ये था इसका डेफिनेशन। अब जान लेते हैं इसकी इटियोलॉजी, इसके कॉज के बारे में। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा है, तो ये थोड़ा जो हमारा वीडियो है वो भी काफ़ी लंबा होगा। अगर इसको पूरी तरीके से क्लियर करना है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना आप लोग। तो अब पढ़ लेते हैं इसके कॉज को। कॉजेज़ में जो प्राइमरी कॉज है वो अननोन है, इडियोपैथिक है, अभी हमें नहीं पता चला है। बट जो सेकेंडरी कॉज है उसमें बहुत सारे कॉज हैं। सबसे पहला जो कॉज है वो है सीपी कैन अकर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज। जो सीपी डिजीज़ है वो बिफोर बर्थ भी डेवलप हो सकता है, वो ड्यूरिंग बर्थ भी डेवलप हो सकता है, और वो आफ्टर बर्थ भी मतलब आफ्टर डिलीवरी भी वो डेवलप हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की कॉज क्या है। ओके, ये बिफोर मतलब बच्चे की डिलीवरी के पहले भी हो सकता है, अगर बच्चा माँ के पेट में है तो उस टाइम भी हो सकता है, और बच्चा अगर डिलीवर हो गया है तो उसके बाद भी डेवलप हो सकता है। बट जो बाद वाला क्राइटेरिया है वो सिर्फ 5 ईयर्स तक ही वैलिड है। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम या तो 5 ईयर्स है तो डेवलप हो सकता है। एंड इट कैन कॉज बाई, और ये किस वजह से डेवलप हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले है ट्रॉमा। अगर ब्रेन में किसी तरीके की इंजरी या तो ट्रॉमा होती है तो उस कारणवश हो सकता है। सेकेंड वन इज़ ब्रेन में इन्फेक्शन अगर हो गया है किसी कारणवश तो वो डेवलप हो सकता है। तो इन्फेक्शन में भी एक तरह का आता है टॉर्च इन्फेक्शन, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। मैं इसका फुल फॉर्म आप लोग को बता देती हूँ। टॉर्च में जो टी स्टैंड करता है वो टॉक्सोप्लाज्मा के लिए स्टैंड करता है। टॉक्सोप्लाज्मा, टी स्टैंड फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, ओ स्टैंड फॉर अदर। अदर में लाइक सिफिलिस और हेपेटाइटिस।
ओके, सिफिलिस और हेपेटाइटिस। आर स्टैंड करता है रूबेला के लिए। ओके, सी स्टैंड करता है फॉर साइटोमेगालो वायरस एंड एच स्टैंड करता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ओके, सो ये था इसका कॉज। एंड जो थर्ड कॉज है वो है प्रॉब्लम्स विद प्रेगनेंसी, लैक ऑफ O2 ड्यूरिंग बर्थ। ओके, अगर बच्चा पैदा, अगर डिलीवरी के बाद क्या होता है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी जो डिज़ीज़ होती है वो डेवलप हो सकती है। जैसे बच्चे पैदा होने के बाद अगर वो क्राई नहीं करता है इमीडिएट, तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस वजह से हो सकता है। या तो बच्चे का वेट कम होता है, उस वजह से हो सकता है। या तो जो बच्चे की डिलीवरी होती है वो प्री मैच्योर होती है, मतलब समय के पहले अगर वो डिलीवर हो जाता है, तो उस कारण भी CP होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे इसके कॉज। अब जान लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सो जैसे कि मैंने बताया कि जो CP है वो बर्थ के पहले भी हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकता है, या तो डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है प्री नेटल फैक्टर, मतलब डिलीवरी के पहले, मतलब अगर बच्चा डिलीवर नहीं हुआ उसके पहले जो फैक्टर्स हैं रिस्क फैक्टर, उसको पढ़ लेते हैं। सो वही है टॉर्च इन्फेक्शन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। हाइपरग्लाइसीमिया, अगर शुगर किसी को है, मदर को शुगर है, तो उस वजह से हो सकता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी, अगर बेबी का और मदर का जो RH है वो डिफरेंट है, तो उस कारण भी हो सकता है। प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटीज़, अगर प्लासेंटा में किसी तरीके की एबनॉर्मेलिटी है तो उस कारण भी हो सकता है। या तो ड्रग साइड इफ़ेक्ट, अगर जो मदर होती है वो पहले से कोई ऐसा ड्रग लेती है, तो अगर उसका ड्रग वो साइड इफ़ेक्ट कर देता है तो उस वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। सो ये था प्री नेटल फैक्टर। अब जान लेते हैं पेरीनेटल, मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के फैक्टर्स, मतलब बच्चा अगर पेट में है तो उस ड्यूरिंग उस पीरियड में क्या क्या हो सकता है। प्री टर्म डिलीवरी, जैसे कि मैंने प्री मैच्योर डिलीवरी बताया था, अगर वो होता है तो हो सकता है। IC एंड MC ऑक्लूजन ड्यूरिंग बर्थ, मतलब जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और मिडिल कैरोटिड आर्टरी है उसमें अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो हो सकता है। हेड इंजरी या तो ट्रॉमा, अगर हेड इंजरी होती है तो किसी तरह की ट्रॉमा होती है तो हो सकता है। एस्फिक्सिया, या तो नियोनेटल मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है। या तो अगर बच्चा अंडर वेट है, उसका वेट मतलब अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए अगर उससे कम है तो उस कारण भी हो सकता है। अब जान लेते हैं पोस्ट नेटल रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सो बच्चा अगर देर से रोता है, जैसे कि मैंने बताया डिलेड क्राई, अगर तुरंत इमीडिएट नहीं रोता है, थोड़ा देर से रोता है, तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो उस कारण भी ये डिजीज़ हो सकता है। या तो बच्चे को जॉन्डिस अगर हो जाता है तो वो भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है कि ये जो डिजीज़ होती है उसको डेवलप वो कर सकती है। या बच्चे को चोट लग जाती है, तो बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, अगर मेनिंजाइटिस या तो इंसेफेलाइटिस, तो उस वजह से भी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। सो ये था इस डिज़ीज़ का रिस्क फैक्टर्स। अब जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में। सो क्लासिफिकेशन जो है वो 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है इस डिज़ीज़ को। सो फर्स्ट वन इज़ डिपेंडिंग अपॉन टोपोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ डिपेंडिंग अपॉन मसल टोन। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन टोपोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो CP है वो हमारे बच्चे के किस बॉडी पार्ट में है, किस लिम्ब में है, तो कहाँ पे CP बच्चे को डेवलप हुआ है, तो उस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है उसे हम कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन टोपोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है मोनोप्लीजिया। ओके, सबसे पहला जो टाइप है वो है मोनोप्लीजिया। सो मोनोप्लीजिया में क्या होता है, ओनली 1 लिम्ब आर अफेक्टेड, मतलब चारों जो हमारा हाथ पैर है उसमें सिर्फ एक लिम्ब अफेक्ट होगा। सेकेंड वन इज़ डाइप्लीजिया, जिसमें बोथ लोअर लिम्ब अफेक्टेड, मतलब दोनों पैर जो होगा वो अफेक्ट होगा, बच्चे का दोनों पैर अफेक्ट होगा। थर्ड वन इज़ हेमीप्लीजिया, इसमें हाफ वन ऑफ साइड ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड, मतलब एक ऊपर का हाथ और नीचे का पैर, ओके, हाफ साइड। एंड फोर्थ वन इज़ क्वाड्रिप्लीजिया, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों हाथ दोनों पैर, मीन्स बोथ ऑल द लिम्स आर अफेक्टेड, बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब। ओके, सो ये था अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्लासिफिकेशन। अब जान लेते हैं अकॉर्डिंग टू मसल टोन। सो फर्स्ट वन इज स्पास्टिक में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मसल टाइटनेस एंड स्पाज्म, मीन्स स्पास्टिक CP जो बहुत ही कॉमन है, जो कि बहुत कॉमनली बच्चों में होता है, 70 to 80% स्पास्टिक CP ही देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि जो मसल जो टोन है वो टाइट मतलब इंक्रीज़ होती है, जिससे मसल टाइटनेस और स्पाज्म देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज़ डिस्काइनेटिक CP, इट इन्वॉल्व्स इश्यूज़ विथ मसल टोन। ओके, थर्ड वन इज़ अटैक्सिक CP, जिसमें बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में डिफेक्ट मतलब आता है, मतलब जो बच्चे का हेड कंट्रोल है या तो पुअर मसल टोन है, ये सब देखने को मिलता है। और मिक्स्ड CP में जो होता है वो दोनों इन्वॉल्व करता है, लाइक डिस्काइनेटिक और स्पास्टिक दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं वो मिक्स्ड CP में दिखाई देते हैं। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। अब पढ़ लेते हैं इस डिजीज़ के क्लिनिकल फीचर्स में इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में।
तो सबसे पहला जो साइन और सिम्टम है वो है डिलेड माइलस्टोन। डिलेड माइलस्टोन का मतलब ये है कि जो नॉर्मल बच्चों के जो मूवमेंट्स होते हैं या तो जो नॉर्मल बच्चों की डेली एक्टिविटी होती है, जिस तरीके से वो ग्रो करते हैं, वो एक नॉर्मल जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग जो सीपी का बच्चा है उस तरीके से वो ग्रो नहीं करता है। उसका मसल टोन इंक्रीज़ होता है, उसका प्रॉपर हेड कंट्रोल नहीं होता है, और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो जो सबसे पहला सिम्टम है वो है डिलेड माइलस्टोन। सेकंड वन इज़ पुअर मसल टोन एंड स्टिफनेस, जिसको हम स्पास्टिसिटी के भी नाम से जानते हैं। थर्ड वन इज़ स्टिफ मसल्स विथ नॉर्मल रिफ्लेक्स। जैसे नॉर्मल रिफ्लेक्स के साथ भी जो स्टिफनेस देखने को मिलती है तो उसे हम कहते हैं रिजिडिटी, तो रिजिडिटी भी देखने को मिलती है। लैक ऑफ बैलेंस एंड मसल कोऑर्डिनेशन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर ब्रेन की इंजरी देखने को मिलती है तो उसके वजह से अटैक्सिक सीपी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बैलेंस भी जाता है और मसल कोऑर्डिनेशन भी जाता है। ट्रेमर्स और इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट भी देखने को मिलता है। स्लो राइटिंग मूवमेंट, मतलब बहुत ही स्लो राइटिंग हो जाती है। सिजरिंग गेट देखने को मिलता है, सिजरिंग ऑफ लेग एंड टो वॉकिंग। एब नॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, ओके। स्लर्ड स्पीच, स्पीच प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लैक ऑफ बॉवल कंट्रोल, ये भी देखने को मिलता है। तो ये सारे जो थे इसके साइन और सिम्टम्स थे। अब जान लेते हैं इस डिसीज़ के डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस में जो सबसे मेन इसका है वो है हिस्ट्री टेकिंग। जो बच्चे का है उसका हम लोग हिस्ट्री लेते हैं कि वो प्री मैच्योर तो डिलीवर नहीं हुआ है, या तो ऐसा कुछ उसको हेड इंजरी तो नहीं हुई है, तो उस तरीके से हम बच्चे का हिस्ट्री लेते हैं। उसका पूरा हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में ब्लड टेस्ट वगैरह की हम लोग एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में एक्सरे, एमआरआई स्कैन और सिटी स्कैन कराते हैं, जिससे हमें कंफर्म होता है इस डिज़ीज़ की डायग्नोसिस। साथ ही साथ जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं, जिससे हमें ये कंफर्म होता है कि जो डिज़ीज़ है वो जेनेटिक तो नहीं है। सो ये सारे जो थे वो थे इस डिज़ीज़ की डायग्नोसिस। अब जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट में इंक्लूड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो इसका ट्रीटमेंट है वो वास्ट है, वो सिर्फ एक ट्रीटमेंट पे ये जो डिज़ीज़ होती है वो ठीक नहीं होती है। इसमें मल्टी ट्रीटमेंट चलता है बच्चों के लिए, जिससे ये डिज़ीज़ होती है वो मैनेज हो सकती है। तो सबसे पहला मेडिकेशन, ड्रग टू कंट्रोल सीजर, एलिवेट पेन एंड रिलैक्स मसल स्पाज्म। मेडिकेशन देते हैं। फिजिकल थेरेपी की एडवाइस करते हैं फॉर द मसल कंट्रोल एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड ट्रीटमेंट इज स्पीच थेरेपी फॉर द स्लर्ड स्पीच एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पीच। बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं, बोटॉक्स टू रिलैक्स मसल, स्पास्टिक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बॉटुलिनम टॉक्सिन की इंजेक्शन भी देते हैं। सर्जरी कराते हैं अगर ये सब जो मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी से जो कंडीशन है अगर वो अंडर कंट्रोल नहीं होती तो हम सर्जरी की एडवाइस देते हैं। टू करेक्ट एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी और रिलीज टाइट मसल, अगर जो डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है सच एज सिजरिंग गेट, ये सबको अगर ठीक करना है तो हमें सर्जरी की तरफ जाना होता है, तो सर्जरी की भी एडवाइस करते हैं टू करेक्ट एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी। ब्रेसेस की एडवाइस करते हैं फॉर ऑर्थोटिक डिवाइसेस, रोलिंग वॉकर्स, ये सब चीज़ की भी एडवाइस करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सीपी। सो ये था इसका ट्रीटमेंट एंड ये था सीपी का लेक्चर। एंड आप लोगों को अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट या तो क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय एंड टेक केयर।